आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल और कोशिश रहेगा कि एक ही वीडियो में सारा टोटल भारत का भूगोल एक ही वीडियो में समाप्त कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो पूरा देखने के बाद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का पूछेगा अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा तो विश्व का दूसरा। हालांकि अब जनसंख्या में भी भारत का स्थान पहला हो गया है। चीन को पछाड़कर भारत अब पहला स्थान हो गया है जनसंख्या में भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है, जो कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है, जो कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। 7वां अपना देश भारत है और 8वां सबसे बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में पूछेगा तो 2.42, और वही अगर जनसंख्या में पूछेगा तो 17.5%, 17.5% है जनसंख्या में। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का परसेंट पूछेगा तो 2.42% है और क्षेत्रफल में भारत का रैंक जो है वो सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछेगा तो भारत अब पहला हो गया है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। वही परसेंटेज में पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है तो 2.42%। और वही पूछेगा कि जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भारत का जो है वो 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्षेत्रफल पूछेगा तो 2.42, जनसंख्या में पूछेगा तो 17.5%। अगला जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। चीन, भारत, हालांकि अब भारत हो गया है पहले स्थान पर, उसके बाद चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। आगे देखते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछेगा तो 32 से 14 किलोमीटर है। और वही पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14 है। उत्तर दक्षिण ज़्यादा है 32-14 किलोमीटर है, वही पूरब पश्चिम कम है यानी कि 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के पूछेगा कि स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए तो 15,200 किलोमीटर। वही इसके तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तो तटीय भाग की लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। और वही परंतु मुख्य लगा रहेगा कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बताइए तो वो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। ये भी कभी कभी पूछता है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है कितना मील तक है तो 12 समुद्री मील तक है। आगे भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई तो ये देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ 4096 सबसे लंबी सीमा है भारत की। भारत की जो है बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है जो कि 4096.7 है। और सीमा से संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो सीमा से लगा है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। यानी कि पश्चिम बंगाल 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, मिजोरम 4, असम 5। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से लगा हुआ है। उसके बाद आता है चीन।
देखिए चीन से जो सीमा लगा हुआ है कितने किलोमीटर, तो 3488 किलोमीटर चीन के साथ दूसरा सबसे लंबा सीमा लगा हुआ है भारत का। और कितने भारतीय राज्य जो है चीन की सीमा से लगे हैं, तो यहाँ देखिए लद्दाख 1, अरुणाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल प्रदेश 4 और सिक्किम 5। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 भारतीय राज्य लगे हैं और चीन के साथ भी 5 भारतीय राज्य की सीमा लगता है चीन से। पहला लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है वो 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है, जिसमें कि सबसे लंबा सीमा जो है राजस्थान के साथ बनाता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। तो पाकिस्तान के साथ कितने राज्य मिलता है, एक राजस्थान हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख और चौथा गुजरात और तीसरा पंजाब। राज्य में पूछेगा तो 3 राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और 2 यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल 5 भारतीय राज्य है जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगता है। 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगा हुआ है। नेपाल से भी 5 राज्य मिलता है भारतीय राज्य की सीमा, और नेपाल से 1751 किलोमीटर की लंबाई है सीमा की भारत की। तो इससे देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा लगा हुआ है भारत का। पहला उत्तर प्रदेश, बिहार 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4, बंगाल 5। आगे म्यांमार से 1643 किलोमीटर, और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश 1, मिजोरम 2, मणिपुर 3 और नागालैंड 4। तो म्यांमार से और भूटान से, याद रखिएगा, म्यांमार और भूटान से 4 भारतीय राज्य की सीमा लगा हुआ है। बाकी बांग्लादेश से 5, चीन से 5, पाकिस्तान से 5, नेपाल से 5, म्यांमार और भूटान 4। म्यांमार से 4 राज्य की सीमा लगता है जो कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। भूटान से भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इससे 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसका सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है, तो कितना 106 किलोमीटर। और केवल एक राज्य की सीमा यूटी है, लद्दाख, जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, वो पाक अधिकृत है। उसके बाद देखिए भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। भारत के कुल 16 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। आगे देखिए आगे है भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है, यानी कि भारत की जो जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध देश है वो 7 देश है। पहला पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश है जो कि भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध देश है। तो देखिए उसके बाद पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, तो बांग्लादेश से लगा हुआ है 22, कितना लगा हुआ है सबसे लंबा संबंध राज्य, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से जो सबसे लंबा भारतीय जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल सबसे लंबा लगा हुआ है 2216.7 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल से देखिए, नेपाल से उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, फिर भूटान से असम 267 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा सबसे लंबी लगती है 1170 किलोमीटर, फिर चीन का अरुणाचल प्रदेश से 1080 किलोमीटर। आगे भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो है वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, 3 देश है। आगे देखते हैं, आगे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट जो कि बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट है, और यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम जो था पिगमिलियन पॉइंट या परासन पॉइंट भी इसको कहा जाता था। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ में स्थित है। इंदिरा पॉइंट पूछेगा कभी कभी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो यह बृहद निकोबार, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है, और इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट या परासन पॉइंट भी कहा जाता था। अब देखिए यह भूमध्य रेखा से कभी कोई पूछता है कि भूमध्य रेखा से यह कितना किलोमीटर दूर है, तो यह 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु आ जाएगा इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में है।
पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरक्रिक गुजरात, पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किवीतू अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिए, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, वही पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरक्रिक गुजरात हो जाएगा, और पूर्वी बिंदु पूछेगा तो किवीतू अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कोलवा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट किलिमरे तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। अब भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि भारत और चीन की सीमा जो है वो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो निर्धारित की गई थी भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा, वो 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए, काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज, ये भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। फिर से देखिए, काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है काराकोरम को। अगला है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा। अब देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो डुरंड रेखा है, जो कि अब किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड ने निर्धारित की थी। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो कि 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा लेकिन अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहले डुरंड रेखा था, जो कि 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, और अब यह जो रेखा है डुरंड रेखा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगला, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये कौन सी रेखा है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को, ये याद रखिएगा नाम, सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। ये नाम में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इनके जगह पे कुछ और नाम भी रहता है इसी से रिलेटेड। तो ये याद रखिएगा कि सर CJ रेडक्लिफ ने 1947 के द्वारा, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के द्वारा सीमा निर्धारित किया गया था, रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच पूछेगा कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की जो पहाड़ी है ये भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी पूछेगा कि किसको किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला है, दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका जो है भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य में ही क्या है? राम सेतु स्थित है। और पाक जल संधि द्वारा जो है भारत और श्रीलंका जो है अलग अलग होता है। पाक जल संधि किसके किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। यह मन्नार की खाड़ी द्वारा भी अलग होता है और पाक जल संधि के द्वारा भी अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य के मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश पूछेगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। पहला है श्रीलंका के बाद भारत का जो है दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश पूछेगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। और पहला कौन है भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश? पहला श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो पूछ लेगा कि निकोबार द्वीप समूह के अंतरिम द्वीप जो है, निकोबार द्वीप समूह के अंतरिम द्वीप ग्रेट निकोबार में जो स्थित देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया, जो कि भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतरिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। तो भारत का मानक समय किसे माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद की मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, दरोगा में एक बार पूछा भी गया था क्वेश्चन। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखिएगा कि भारत का मानक समय पूछेगा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट से जो है गुजरती है, और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले ये देख लेते हैं, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे, ये जो मानक समय है भारत का मानक समय, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसको माना गया है, वो ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। आगे देखते हैं, 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो 5 राज्य, जैसा कि हमने पहले बताया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, जो कि मानक समय है। अगला देख, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और यह 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो आप देखिए, इधर से पश्चिम से चलते हैं पूरब की ओर, तो ये हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पूछेगा कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा बताइए दक्षिण में कहाँ से गुजरती है, तो वो त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप, कभी कभी ये भी पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित है, तो 5 देश सम्मिलित है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 टोटल देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या 5। कौन कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और इसकी सीमा जो है 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से जो लगा राज्य है अपना उत्तर प्रदेश है, और इसकी सीमा 8 राज्य से लगा हुआ है, जो कि पहला उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। आगे देखते हैं, आगे है, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कितना है? तो 1663 किलोमीटर। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य जो है वो तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि भारतीय राज्यों में जो है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, 1663 किलोमीटर। उसके बाद पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं? तो ये 9 राज्य हैं ऐसे हैं जो भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। 5 राज्य, नेपाल के साथ भी 5 राज्य जो है वो सीमा बनाती है, जो कि पहला उत्तराखंड हो जाएगा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। तो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है, कितने राज्य है? तो 5 राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो है ये भी 5 है, याद रखिएगा। बांग्लादेश और नेपाल दोनों के साथ 5 राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य है। यह है पश्चिम बंगाल, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो है नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आगे देखते हैं, पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य। अब देखिए, पाकिस्तानी सीमा से
जैसा कि हमने पहले ही टोटल 5 राज्य पाकिस्तान से लगा हुआ है, जिसमें कि 3 अपना राज्य है और 2 यूटी है। 3 कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 2 और लद्दाख। तो पाकिस्तान सीमा से लगे 3 राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो राजस्थान से सबसे लंबा सीमा 1170 किलोमीटर, गुजरात से 506 किलोमीटर, पंजाब से 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है पूछेगा? तो त्रिपुरा है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से ही जुड़ा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। अगला है संकोश नदी। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। याद रखिएगा कि संकोश नदी जो किसके बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है, कौन से दर्रे के पास? तो यांगयाप दर्रा हो जाएगा कि यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला है जोजिला दर्रे का निर्माण कहाँ हुआ है? तो जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो सिंधु नदी के द्वारा, सीप-किला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। तो याद रखिए, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सीप-किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और वही जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी, सीप-किला का निर्माण सतलज नदी एवं जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। आगे है लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से जो है चीन को जाने वाली एक क्या बनाई गई है? सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है ये जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A याद रखिएगा, जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है और यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम जो है वो क्या है? भृगुतुंग था। इस दर्रे का पुराना नाम क्या था? तो भृगुतुंग था। फिर से देखिए कि रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है और यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम क्या था? तो भृगुतुंग था। फिर आता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। पूछता है कभी कभी कि बुर्जिल दर्रा किसको किससे जोड़ती है? तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। या कभी कभी ये भी पूछ देगा कि श्रीनगर से गिलगित को कौन सी दर्रा जोड़ती है? तो बुर्जिल दर्रा। आगे देखते हैं, आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी पूछता है कि बनिहाल दर्रे कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में जो है जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में ही स्थित है जवाहर सुरंग, इसी में स्थित है और यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। और यह जवाहर सुरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जवाहर सुरंग इसी में स्थित है बनिहाल दर्रे में और यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। तुजू दर्रा भारत, मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है भारत एवं म्यांमार को जोड़ता है। अगला है सीप-किला दर्रा। सीप-किला शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सीप-किला से याद रखिएगा, सीप-किला से शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सीप-किला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जरफूल क्या है? तो जीवित जरफूल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जरफूल ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग जो है रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जरफूल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग कैंग इरो कहते हैं।
मेघालय के खासी जनजाति के लोग जो है रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जल पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग इरो कहते हैं। तीन अर्ध समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। पूछेगा कि नोट कर लीजिए कि 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला है कि भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तिलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। ध्यान रखिए कि भारत में रामेश्वरम के निकट जो है धनुषकोडी और श्रीलंका में तिलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। अगला है जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना तमिल बहुल है, शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। अब इसमें देखते हैं, बॉक्स वाला कुछ बचा है, इसको याद कर लेते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ये है भारत के प्रमुख दर्रे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें ध्यान दीजिए कि काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ता है? तो काराकोरम जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख में है। वही अदिल दर्रा कहाँ है? तो अदिल दर्रा लद्दाख में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, अदिल दर्रा लद्दाख और जोजिला दर्रा लद्दाख में है। जोजिला और अदिल दर्रा लद्दाख में, बाकी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा लद्दाख में है, अदिल दर्रा लद्दाख में है। अब देखिए, सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश। ये तीनों याद रखिएगा, सीपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, ये तीनों दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा लद्दाख, अदिल दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल में पूछेगा तो 3 दर्रा है, सीपकिला, रोहतांग, बारालाचा। सीपकिला, रोहतांग, बारालाचा। सीपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड में तीन दर्रा है, माना, नीति, लिपुलेख। याद रखिएगा कि माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों कहाँ हैं? तो तीनों उत्तराखंड में है। देखिए, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, ये तीनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। अब देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला और जेलेपला दोनों कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला दोनों सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, जेलेपला दर्रा सिक्किम। अगला है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा, अब देखिए, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तुजू दर्रा लास्ट में आता है, ये मणिपुर हो जाएगा। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है, बोमडिला और यांगयाप, दिफू, ये तीनों याद रखिएगा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, दिफू दर्रा अरुणाचल, यांगयाप अरुणाचल, बोमडिला अरुणाचल। सिक्किम में 2 दर्रा है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। याद करिए इसको, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में। वहीं पे हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या बताए थे? माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों कहाँ है? उत्तराखंड में। ऐसे याद रखिए, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, तीनों उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला, जेलेपला सिक्किम में, बोमडिला, यांगयाप, दिफू अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला, यांगयाप और दिफू अरुणाचल, तुजू दर्रा मणिपुर में। उसके बाद आइए हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में सीपकिला है, रोहतांग दर्रा है और बारालाचा। याद रखिए, सीपकिला, रोहतांग, बारालाचा, ये तीनों कहाँ है? ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। सीपकिला, रोहतांग, बारालाचा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर में, और काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में 2 दर्रा है, जोजिला दर्रा लद्दाख,
अधील दर्रा लद्दाख। चलिए ये खत्म हो गया, आगे देखते हैं। तो चैप्टर 1 खत्म हो गया, अब आता है चैप्टर 2। तो चलिए चैप्टर 2 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम लोग अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए अब चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल पर 10.7% भाग पर जो है उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 या उससे अधिक है। देखिए देश के कुल क्षेत्रफल पर 10.7%, 10.7% भाग पर क्या है, उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कितना है, तो यह है 2135 मीटर या उससे अधिक है। तो याद रखिएगा कि 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। उसके बाद 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां जो है 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। यानी कि 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां जो है वो 18.6% भूभाग पर फैली है। वही 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। मैदान का विस्तार कितने परसेंट भूभाग पर है, तो 43% भूभाग पर जो है विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो देख लीजिए फिर से, तो 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ, 18.6% पर पहाड़ियाँ और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है, याद रखिएगा। आगे भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप भारत को 5 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो देखिए भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां क्या था, तो टिथिस नामक एक उथला समुद्र था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां किस नाम का उथला हुआ समुद्र था या वहाँ क्या था, तो वहाँ टिथिस नामक उथला हुआ समुद्र था। जहाँ आज हिमालय है, जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है वो प्लेट विवर्तनिकी है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर जो है वो उत्तल है, और वही पूछेगा तिब्बत की ओर क्या है, तो तिब्बत की ओर अवतल है। ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल है। प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। आगे क्या है, आगे देखते हैं कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बांटा जा सकता है। तो वो है पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। अब देखिए इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि 8611 मीटर है जिसकी हाइट, वो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम की भी सर्वोच्च चोटी है जो 8611 मीटर है। अब देखिए काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है जो कि बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है जो बगानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए कश्मीर हिमालय कारेबा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कश्मीर हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा यानी केसर के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय सबसे ज़्यादा केसर होता है जम्मू कश्मीर में ही होता है, तो कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। तो ध्यान रखिएगा कि कश्मीर हिमालय जो है करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। अगला है बृहत हिमालय, जो जिला पीर पंजाल में बनिहाल, जौस्कर श्रेणी में फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे
दर्रे स्थित है। कह रहा है कि बृहद हिमालय में जो है जोजिला पीरपंजाल में, बनिहाल जौस्कर श्रेणी में, फोटुला लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील, डल एवं वुलर झील एवं खारे जल की झील पांगोंग सो और सोमुरिरी स्थित है। अब देखिए कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील है डल झील। डल झील जो है वो कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में ही है। और वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। वुलर झील कहाँ है, तो वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील और वुलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद पांगोंग सो और सोमुरिरी झील ये भी वहीं पे स्थित है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। आगे वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा और चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थल कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। दूसरा आता है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। यह है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जो कि हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो कि नेपाल में है इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा वर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। ये हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय जो है इसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट एवं नामचा वर्मा आदि जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। किसके, तो हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च बृहद हिमालय के। देखिए बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अगले तीसरा आता है हिमाचल श्रेणी। तीसरा है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागाटिबा, महाभारत श्रेणियां हैं। हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय जो है इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागाटिबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारगाह है जिन्हें कश्मीर घाटी, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल, प्यार कहा जाता है। फिर से सुनिए कि हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय जो है इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागाटिबा, महाभारत श्रेणियां है। पूछेगा कि धौलाधर, मसूरी, नागाटिबा किस श्रेणियां में है, तो यह है हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय में है। और बृहद व लघु हिमालय के मध्य जो है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। यहाँ पे क्या है कि अल्पाइन चारगाह भी है जिन्हें कश्मीर घाटी में क्या कहा जाता है, मर्ग। जैसे मर्ग में देखिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में देखिएगा तो बुग्याल, प्यार कहा जाता है इसको। उसके बाद शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। पूछेगा कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग ये सब कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये पड़ता है लघु हिमालय में ही पड़ता है। ये सब क्षेत्र कहाँ पड़ता है, लघु हिमालय में ही या मध्य हिमालय में ही पड़ता है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। बृहद हिमालय जो है बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे की घाटियों में लौट आते हैं। भोटिया जाति के लोग देखिए बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। और फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, तो इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। आगे है दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में जो है तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। कहाँ पे, तो दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयाँ पाई जाती है। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयाँ पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में रहती है, तो लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल,
गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने का कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे चाय बागान लगाए। नोट में देखिए, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। पूछिएगा कि बताइए लघु हिमालय शिवालिक से कैसे अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चौथा है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। चौथा है आपका शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक जो है अर्थात जिसे निम्न या बाह्य हिमालय कहते हैं, ये क्या है, हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू की घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। काठमांडू की घाटी पश्चिम में, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, सबसे बड़ा दून, और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। फिर से देखिए, शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है और शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है, और हरिद्वार। सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो देहरादून, उसके बाद हरिद्वार। ठीक है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। आगे देखिए कि हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन। सिडनी बुडार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। ठीक है, सिडनी बुडार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, जो कि निम्न है। पहला है कि पंजाब जो है कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु और सतलज नदी के बीच है। पंजाब कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु और सतलज नदी के बीच है। वहीं पे कुमायूं हिमालय पूछा जाता है अक्सर। कुमायूं हिमालय जो है 320 किलोमीटर सतलज नदी और काली नदी के बीच है। पूछता है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सी हिमालय है, तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय तीसरा। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच होता है। नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय। उसके बाद लास्ट चौथा आता है असम हिमालय 720 किलोमीटर, ये तीस्ता और दियांग नदी के बीच। पूछेगा कि तीस्ता और दियांग नदी के बीच तो असम हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच तो नेपाल हिमालय। फिर पूछेगा कि सतलज नदी और काली नदी के बीच तो कुमायूं हिमालय। पंजाब कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर। देखिए, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है, ये स्थित है। ठीक है, कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल स्थित है। आगे देखते हैं। आगे है कुमायूं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है, तो कुमायूं हिमालय जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कामेट, त्रिशूर, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूछ। फिर से देखिए कि कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पूछेगा कि कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां जो है कुमायूं हिमालय की नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपूछ। उत्तराखंड में फूलों की घाटी दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। उत्तराखंड फूलों की घाटी बताए थे कि उत्तराखंड में पाया जाता है, तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी दून एवं द्वार घाटी भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है कुमायूं हिमालय के ही अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। आगे, हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका जो क्रम है यह है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। फिर से ध्यान रखिए कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है धौलावीरा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा। आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की कितनी प्रमुख पहाड़ियां हैं, 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं। डफला, मिरी, अहोर एवं मिसमी। यह नाम जो है स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के 4 प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है, पहला डफना, मिरी, अहोर और मिसमी।
आगे देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो है जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है निम्न है। पहला पटकोई अरुणाचल प्रदेश, नागा पर्वत नागालैंड, लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। फिर से सुनिए कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ हैं जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है, वो है पटकोई अरुणाचल प्रदेश, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड, लेमाटोल पहाड़ियाँ मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम। आगे देखते हैं, आगे है लेमाटोल के पश्चिम स्थित, ये देखिए लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम में स्थित है। ठीक है, लेमाटोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो यह है असम में है। बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो यह हो जाएगा असम। फिर से देखिए कि लेमाटोल पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ी जो है वो असम में है। अगला है खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग चेरापूंजी स्थित है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी हो गया आपको शिलोंग, और चेरापूंजी जो है ये खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग चेरापूंजी स्थित है। आगे देखते हैं, मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन में कि गारो खासी जैंतिया कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है गारो खासी जैंतिया। इन पहाड़ियों में नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें से मेघालय में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो गारो खासी जनजातियाँ पाई जाती है। बाकी ये तीनों याद रहेगा तो छांट लीजिएगा कि कौन सी नहीं पाई जाती है, तो गारो खासी जनजातियाँ पाई जाती है। सॉरी, यहाँ ध्यान देख दीजिएगा कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ स्थित है। पहाड़ियाँ याद होगा, याद रखिएगा कि पहाड़ियाँ हैं गारो खासी जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मेघालय में स्थित है गारो खासी जैंतिया। तो ये तीनों याद रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। तो पूछेगा, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा इनमें से कौन सी पहाड़ी नहीं है, तो गारो खासी जैंतिया याद रहेगा कि मेघालय में पाया जाता है, बाकी जो भी होगा वो नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे, गारो खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहते हैं। गारो खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहते हैं। शिलोंग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग का जो पठार है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ सम्मिलित रूप से जो है शिलोंग का पठार कहते हैं। गारो खासी जैंतिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, शिलोंग का पठार कहते हैं। और शिलोंग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। याद रखिएगा कि शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा एवं मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीप भारतीय पठार का हिस्सा है। आगे देखिए, अरावली पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। अरावली पहाड़ी जो है, अरावली पहाड़ी ये कहाँ है, तो राजस्थान में पड़ता है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी प्रो कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। पूछता है कि सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए अरावली की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। तो फिर से देखिए, अरावली जो है सबसे पुरानी पहाड़ी है। कहाँ पे है, ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी पूछेगा तो अरावली पहाड़ी होगा, जो कि कहाँ है, तो राजस्थान में है। और ये प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से बनी है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा अरावली की, तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, यानी 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली की पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। आगे देखिए, वो इस नोट में वैसी नदी जो जमीन में ही विलुप्त हो जाती है द रिवर ऑफ इम्पेरेबल कहते हैं। अगला है मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में है। मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल बेतवा नदी निकलती है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है और यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है।
आगे देखिए, विंध्याचल का पठार झारखंड उत्तर प्रदेश, विंध्याचल का पठार जो है ये झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है, यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है ये कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पहाड़ी अलग करता है या पर्वतमाला अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैकाल पठार। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पठार कहाँ है, तो मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो कि 1036 मीटर है, 1036 मीटर है इसकी ऊंचाई। मैकाल की पठार पहले पूछेगा कहाँ है, तो मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल पठारी पूछेगा कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर बताइए, तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो है अमरकंटक। और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। मैकाल का पठार जो है यह पुरानी पर्वतों का बना एक ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, याद रखिए। मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक जो है यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। फिर से देखिए, मैकाल पठार कहाँ पड़ता है, तो मैकाल की पठार छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अमरकंटक, जिसकी हाइट जो है 1036 मीटर है। और यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है अमरकंटक। अमरकंटक जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। अगला है छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार साम्राज्य मैदान का संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर स्थित रांची का जो पठार है वो किस मैदान का उदाहरण है, तो संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ खनिज भंडार की दृष्टि से या भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। तो पता ये फिर से देख लीजिए, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार जो है कौन से मैदान का उदाहरण है, तो संप्राय मैदान का उदाहरण है छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ खनिज भंडार की दृष्टि से या भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। तो भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार को। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की, ये धूपगढ़ी है, 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ध्यान रखिए कि सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, तो सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सतपुड़ा की, पूछा गया क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो वो धूपगढ़ी है, 1350 मीटर, जो कि कहाँ पे स्थित है, धूपगढ़ी है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि धूपगढ़ी कहाँ स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, तो इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। फिर से एक बार देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये किस चट्टानों से बनी हुई है, ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बताइए सतपुड़ा की, तो धूपगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है। आगे बढ़िए, आगे है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। दक्कन का जो पठार है महाराष्ट्र में है और यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का जो पठार जो ये महाराष्ट्र में है और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। इस पठार के पूर्वी भाग को जो है विदर्भ कहा जाता है। इस पठार के जो है पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और इस पठार के एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। आगे देखिए क्या है कि यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। फिर से ध्यान दीजिए कि दक्कन का पठार पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। यह कौन से बेसाल्ट चट्टानों का बना है, तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। यह कौन से क्षेत्र है, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है,
तो ये विदर्भ कहा जाता है। और दक्कन के पठार का एक भाग जो है उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, जो कि पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार जो है दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। आगे देखिए धारवाड़ का पठार कहाँ है, तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है, तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, तो धारवाड़ की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार पर है। देखिए पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट से उत्तर से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। गिर की पहाड़ी मिलती है जो कि एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। आगे देखिए 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपर सतह पर बेसाल्ट लावा के निक्षेप है, वही दक्षिणी सह्याद्री ऑर्केन्यूकी ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई। फिर से देखते हैं उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई 1664 मीटर एवं कर्नाटक में कुद्रेमुख 1892 मीटर और महाबालेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो विल्सन पॉइंट है। ये भी पूछता है कि महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु बताइए, तो ये विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट और महाबालेश्वर में ही है। महाबालेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना नदी निकलती है। फिर से देखिए महाबालेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। चलिए फिर से देखते हैं 16 डिग्री, पहले ये देख लीजिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में अविभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वही दक्षिणी सह्याद्री के आर्केन्यूकी ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। आगे देखिए उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई 1664 मीटर, कर्नाटक के कुद्रेमुख 1892 मीटर, महाबालेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट महाबालेश्वर में ही है। महाबालेश्वर से 5 नदियाँ निकलती है कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना नदी। आगे देखते हैं, आगे हैं दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। तो यहाँ देखिए थालघाट, पहला है थालघाट दर्रा, तो ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। उसके बाद भोरघाट मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। तीसरा है पालघाट, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग। फिर से देखिए थालघाट दर्रा जो है यह है मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग। भोरघाट मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल सड़क मार्ग। पालघाट कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेल व सड़क मार्ग। आगे देखिए पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए थालघाट पूछेगा तो थालघाट 580 मीटर ऊंचाई है और ये नासिक से मुंबई के बीच की संपर्क मार्ग है। थालघाट नासिक से मुंबई, वही भोरघाट तो मुंबई से पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। ध्यान रखिएगा थालघाट पूछेगा तो नासिक से मुंबई और भोरघाट पूछेगा तो मुंबई से पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। पालघाट पूछेगा, पालघाट से याद रखिएगा कोको,
पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। वही सेनकोट्टा देखिएगा तो सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। फिर से देखिए थालघाट पूछेगा तो नासिक से मुंबई के बीच। भोरघाट पूछेगा तो मुंबई और पुणे के बीच। पालघाट पूछेगा तो कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच है। सेनकोट्टा पूछेगा तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच। थालघाट की ऊंचाई 580 मीटर, भोरघाट की 630 मीटर, पालघाट की 305 मीटर, सेनकोट्टा की 280 मीटर। आगे देखिए नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है जो तमिलनाडु में है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी हुई है। नीलगिरी ये पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में ब्लॉक पर्वत है और ये चारकोनाइट पठार से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेट्टा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड जो है इसी पहाड़ी पर है। आगे देखिए तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में कौन सी घाट है तो पालघाट है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। आगे है पालघाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पालघाट गैप जो है ये पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ये क्वेश्चन बनता भी है कि बताइए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। आगे देखिए आगे क्या है। आगे अन्नामलाई की पहाड़ी। देखिए अन्नामलाई की पहाड़ी स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो कि 2695 मीटर ऊंचाई है। फिर से देखिए कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अनायमुडी और ऊंचाई पूछेगा तो 2695 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुडी, ऊंचाई 2695 मीटर। अनायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। अनायमुडी जो है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनोल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कोडाइकनोल, जो कि तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। सेवराई की पहाड़ी कहाँ स्थित है तो सेवराई की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। तो फिर से ध्यान से देखिए कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की पूछेगा सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुडी, ऊंचाई पूछेगा 2695। अनायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर पूछेगा तो अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पूछेगा तो पालनी की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाइकनोल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है और सेवराई पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आगे देखते हैं भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया। पहला, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट। दूसरा, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को केनरा तट। तीसरा, मंगलुरु से कन्याकुमारी के क्षेत्र को मालाबार तट कहलाता है। फिर से देखिए भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है तो भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक से मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र को केनरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। आगे देखिए कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। ये ध्यान से देखिए कि भारत के जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है उसमें कांडला है। कांडला गुजरात में है। मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र, मारवा गोवा हो जाएगा, मंगलुरु कर्नाटक हो जाएगा, कोच्चि केरल हो जाएगा, नुआसोबा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मारवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक, कोच्चि केरल, नुआसोबा महाराष्ट्र। आगे देखिए आगे क्या है कि नोट में है सॉल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालवार तट पर अनेक पशजल है।
मालवार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। फिर से देखिए, मालवार तट पर अनेक पश्च जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। कयाल जो है, कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी है। आगे देखिए, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि नौका दौड़ जो है, वाल्माकली नौका दौड़ का आयोजन जो है वो पुनमदा कयाल में किया जाता है। फिर से सुनिए, केरल में हर वर्ष क्या किया जाता है? नेहरू ट्रॉफी होता है जो कि वाल्माकली नौका दौड़ है, उसका आयोजन जो है पुनमदा कयाल में किया जाता है। आगे देखिए, पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से, दक्षिण में वेगई नदी तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर फैला है। फिर से देखिए, पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से, दक्षिण में वेगई नदी तमिलनाडु तक लगभग 1131 किलोमीटर तक फैला है और यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। आगे इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नलामलाई, पालकोंडा एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलई एवं शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल है। यह ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो उड़ीसा के महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश के नलामलाई, पालकोंडा और एवं वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का जो है पचामलाई, शिवराय की पहाड़ियाँ शामिल है। आगे देखिए क्या है, पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं और पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। पूर्वी घाट जो है सतत रूप में नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा अपराधित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूषण नदी के आधार पर हुआ था। पूर्वी घाट जो है वो सतत रूप में नहीं है और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा अपराधित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूषण नीति के आधार पर हुआ है। आगे देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो झिंडागड़ा 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो झिंडागड़ा 1690 मीटर है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो कहाँ है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य में आरामाकोंडा 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर की चोटी है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया। सही है कि कुछ स्रोत में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। फिर से देखिए कि पूर्वी घाट की अगर पूछेगा कि बताइए सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा झिंडागड़ा 1690 मीटर, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश राज्य में आरामाकोंडा 1680 मीटर, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 मीटर है की चोटी है। और कुछ स्रोत के मुताबिक महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है। आगे देखते हैं, आगे है तमिलनाडु जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है, कावेरी एवं पेन्नोर नदी के बीच में। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल है, कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेडर्न कोरसर पाई जाती है। देखिए, पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी जेडर्न कोरसर पाई जाती है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। पूर्वी घाट में कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती है। पूर्वी घाट में जो है कोयले की खदानें ज़्यादा मिलती है। जावड़ी और शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। जावड़ी और शिवराय की पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया। भारत के जो पूर्वी समुद्री तट है उसको निम्न भागों में बांटा गया है। फिर से देखिए, पहला कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के क्षेत्र को कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल। दूसरा है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट, कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट। एवं तीसरा गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। फिर से देख लीजिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा कोरोमंडल, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट
कहलाता है। आगे देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, वो था पश्चिमी और भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो है वो पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में। आगे देखिए, आगे है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। आगे देखते हैं, आगे देखिए पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश। तो ये पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लेगून है जो कि पुलिकट चेन्नई में, चिल्कापुरी में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये देखिए नोट में लेगून के बारे में बोला है। लेगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थलभाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। फिर से देखिए लेगून के बारे में दिया गया है कि समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लेगून कहते हैं। आगे देखिए कि भारत में 2 द्वीप समूह है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मरकत द्वीप, और दूसरा लक्षद्वीप समूह। भारत में कितने द्वीप समूह है? तो भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है। इसमें कितने छोटे छोटे द्वीप है? तो 247 छोटे छोटे द्वीप है। निकोबार में 19 द्वीप है और ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। फिर से देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप है और निकोबार में 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग जो है इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। आगे देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है, वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे देखिए, आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। तो कहाँ पे मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखिए बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। फिर से सुनिए, बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है यह है लैंडफॉल द्वीप है, जहाँ कारी जनजाति रहती है। तो फिर से सुनिए, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप है। कौन सी जनजाति रहती है वहाँ? तो जहाँ पे कारी जनजाति के लोग रहते हैं, कारी जनजाति रहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप, जहाँ कारी जनजाति रहती है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नोट में देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है वो माजुली है। ठीक है, विश्व का पूछेगा कि सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? तो ये माजुली है जो कि असम में स्थित है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली कहाँ में? असम में, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा सेडल पीक 738 मीटर, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। सेडल पीक कहाँ स्थित है? सेडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, 738 मीटर। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो सेडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में है। आगे देखते हैं, आगे देखिए
अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर, अंडमान व निकोबार के पर्वत शिखर। सैडल पीक पड़ता है उत्तरी अंडमान में और 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में और ये इसकी ऊंचाई 642 मीटर। अगला है माउंट डिओवेली, तो माउंट डिओवेली मध्य अंडमान में 515 मीटर ऊंचाई। माउंट कोएबो दक्षिणी अंडमान में ऊंचाई 460 मीटर। माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान में ऊंचाई 450 मीटर। याद रखिएगा सैडल पीक जो है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान, बाकी माउंट कोएबो और माउंट हेरियट दोनों हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान पूछेगा तो सैडल पीक, दक्षिणी अंडमान पूछेगा तो माउंट कोएबो और माउंट हेरियट। माउंट कोएबो माउंट हेरियट कहाँ, दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान कौन सा, सैडल पीक। माउंट थुलियर पूछेगा तो ग्रेट निकोबार और माउंट डिओवेली पूछेगा तो मध्य अंडमान। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह जो है वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह जो है वो कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा जो है ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। पुलिकट झील जो है इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। फिर से देखिए नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है और यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। आगे देखिए आगे क्या है, तो आगे है प्रमुख जल अंतराल। तो पढ़ते हैं प्रमुख जल अंतराल के बारे में। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। यह अवस्थिति जो है 8 डिग्री चैनल का मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है। वही पूछेगा 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल कवारती से मिनिकॉय या लक्षद्वीप से मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। फिर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल ये हो जाएगा सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल हो जाएगा सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। फिर है पाक स्ट्रेट हो जाएगा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। फिर है डंकन पास हो जाएगा दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। फिर है कोको स्ट्रेट, ये हो जाएगा कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। कोको स्ट्रेट हो जाएगा कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। अगला है पाक की खाड़ी, तो पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। फिर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार खाड़ी हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। फिर लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप सागर हो जाएगा लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। 8 डिग्री चैनल पूछेगा तो मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल पूछेगा तो कवारती से मिनिकॉय या लक्षद्वीप से मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल पूछेगा तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल पूछेगा तो सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल हो जाएगा सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य। पाक स्ट्रेट हो जाएगा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। पाक स्ट्रेट हो जाएगा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। अगला है डंकन पास हो जाएगा दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य। दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य हो जाएगा डंकन पास। अगला है कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। अगला है पाक खाड़ी, तो पाक खाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। पाक खाड़ी हो जाएगा तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। अगला है मन्नार खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर हो जाएगा लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य। अब नोट में देखिए कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। फिर से देखिए कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। आगे देखिए व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम जो है वो अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम वर्तमान में पूछेगा क्या रखा गया है, तो व्हीलर द्वीप का वर्तमान नाम जो रखा गया है वो अबुल कलाम द्वीप। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है और वर्तमान में इस द्वीप का नाम अबुल कलाम द्वीप, किसका, तो व्हीलर द्वीप का नाम। आगे देखिए पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो कि एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर से सुनिए कि पंबन द्वीप जो है कहाँ स्थित है, तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है और यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज राम सेतु का भाग है और इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है।
अगला देखिए, भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप जो है निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। पूछता है कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये हो जाएगा बेरन द्वीप। वही पूछेगा कि सुषुप्त ज्वालामुखी बताइए, तो ये हो जाएगा नारकोंडम ज्वालामुखी। देखिए, भारत में बेरन तथा नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन जो कि निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम जो है वो सुपुष्ट ज्वालामुखी है। आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित में, इसमें कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। इसमें 11 द्वीप पर ही आबादी है, इसमें 11 द्वीप पर आबादी है। ऑनरेट लक्षद्वीप का जो है, ऑनरेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। ऑनरेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, पिटली द्वीप है जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है। अगाती जो है, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है। फिर से देखिए, अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ पे क्या है, हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। फिर से देखिए, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री के चैनल के द्वारा दो भागों में विभाजित है। पूछेगा कि बताइए लक्षद्वीप समूह कितने डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है, तो 11 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप जो है दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। फिर देखिए, लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर। अगला है, मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। देखिए, मिनिकॉय जो द्वीप है ये एकमात्र अपवाद है जहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, महल भाषा बोली जाती है। बाकी लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। एकमात्र अपवाद जो है मिनिकॉय द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, महल जो है देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। ठीक है, आगे देखिए नोट में, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल पर्वत द्वीप है। लक्षद्वीप जो है ये एटॉल पर्वत द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोगन द्वारा होता है। मूंगा जो है उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। फिर से सुनिए, भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं। तो आज आप लोग का चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंडियन ज्योग्राफी का डिस्कस किया। बाकी हम लोग आगे अब हर रोज एक या दो चैप्टर, अगर छोटा रहेगा तो 2 चैप्टर, बड़ा रहेगा तो 1 चैप्टर, हम लोग रोज 1 या 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज से सीरीज आएगा इंडियन ज्योग्राफी का लूसेंट से, आज से रोज सीरीज आएगा आप लोगों का। बिहार एसएससी को टारगेट करते हुए लूसेंट सीरीज चलेगा। तो आप लोग, अगर अच्छा लगता है वीडियो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे भारत की नदियों से मिलेंगे। भारत की नदियों अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग, टॉपिक 3। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।